क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट लेसन आपको मैं आज प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस स्पीच को अगर ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको हम इसकी नोट देंगे और नोट भी आपके समझ में आ जाएगी। फर्स्ट चीज़ है प्रकाश। तो प्रकाश का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी ये भौतिक की एक शाखा है और रियल में इसकी परिभाषा जो होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण तथा प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण तथा प्रकाश संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी ऑप्टिक्स कहते हैं। आगे, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश के बारे में आपको बता दूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे अन्य ऊर्जाएं हैं, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ज्वार भाटा भी एक ऊर्जा है, ईंधन भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उसी प्रकार बच्चों, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। तो अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। स्वयं दिखाई नहीं देती है लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। ये हुई प्रकाश की परिभाषा। आगे कुछ प्रकाश के विशेष गुण होते हैं जिनके बारे में आपको बता दें। सबसे पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जैसे विद्युत चलती है और आपको दिखाई नहीं देती है, हमारी आवाज़ निकल रही है, तरंगें इससे निकल रही हैं, वो चलती हैं बट दिखाई नहीं देती हैं। सेम उसी प्रकार प्रकाश भी विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो आपके पास दो गुण हो गए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इससे माध्यम होते हैं ठोस, द्रव, गैस। तो अगर कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो भी प्रकाश उसमें चलता है। और प्रकाश के तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश की तरंगें जो हैं अनुप्रस्थ होती हैं और दृश्य प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं उस दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और प्रकाश की तरंग अपवर्तन तथा परावर्तन की घटना प्रदर्शित करती है। यानी प्रकाश की तरंगों के साथ अपवर्तन की भी घटना होती है, परावर्तन की भी घटना होती है। और प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब रही बात, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं, उन्हीं को दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। चाहे आप प्रदीप्त वस्तुएं कहें या फिर दीप्त वस्तुएं कहें। तो प्रदीप्त वस्तुओं की परिभाषा होती है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, इनसे स्वयं प्रकाश निकलता है। दूसरी प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज और प्रदीप्त को बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती
बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होती हैं, दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। तो आपको ज्ञान हुआ होगा कि अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज, टेबल आदि। आगे आपको विशेष चीज जो इस पाठ में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है बच्चों, वह किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराने के बाद होता है। और परावर्तन के दो नियम हैं। पहले तो ये जान लीजिए परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण को आई से इंगित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो कोण आई बराबर कोण आर। इसे आप फिगर में बनाएंगे, जैसे एक तल पे मैं यहाँ पे कलम चला रहा हूँ बट आप देख नहीं सकते। तो एक तल पे आप एक सरफेस पे आप सीधी लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन पे एक लंबवत तो अभिलंब लेते हैं, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण आपका कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा। और अभिलंब के साथ दूसरी साइड से जब वो परावर्तित होकर निकलेगी तो अभिलंब के साथ जो दूसरा कोण बनेगा उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, चाहे ये परावर्तन समतल दर्पण से हो, अवतल दर्पण से हो या उत्तल दर्पण से हो, ये चेंज नहीं होता, सदैव बराबर होता है। इसके बाद आपको दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं हम। दर्पण क्या होता है? व्हाट इज अ मिरर? दर्पण क्या होता है? तो दर्पण के बारे में आपको बता दें, कांच के किसी आकार के पृष्ठ के एक तल पर पॉलिश कर दिया जाए और दूसरा तल परावर्तक हो जाए तो वह दर्पण बन जाता है। उसे दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ये दर्पण एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, जिसमें आप सभी लोग रोज नहाने धोने के बाद अपने चेहरे देखते हैं। वो बच्चों समतल दर्पण होता है, क्योंकि उसका सरफेस जो होता है, उसका तल जो होता है, दोनों साइड का तल प्लेन होता है, समतल होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। दूसरा दर्पण जो होता है उसका नाम है गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी खोखले गोले से काट कर बना होता है। जैसे आप देखते हैं वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। अगर इस वॉलीबॉल या फुटबॉल के किसी भी पृष्ठ से थोड़ा सा टुकड़ा काट लिया जाए और उसके एक साइड पे पॉलिश कर दी जाए तो वह एक दर्पण बन जाता है, और वो दर्पण जो बनता है उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। यदि आप उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं, तो उसका धंसा हुआ भाग परावर्तक हो जाएगा, और धंसा हुआ परावर्तक होने के बाद इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। यदि धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करेगा। यदि उभरा हुआ भाग परावर्तक हो गया, इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार बच्चों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में दोनों प्लेन सरफेस होता है, उसका एक सरफेस पे उसके पॉलिश कर दी जाती है लेड पेरोक्साइड का। पॉलिश किस चीज़ का? लेड पेरोक्साइड का। चांदी की कली भी की जाती है। तो पहला हो गया दर्पण आपका समतल दर्पण। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण में पुनः दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, और इसमें फर्स्ट वाला होता है अवतल दर्पण
और सेकंड वाला होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है और उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। इस तरह से आपको अगर समतल दर्पण की परिभाषा देना है तो जब किसी कांच के समतल प्लेट के एक तल पे परावर्तक पालिश कर दिया जाए तो वह एक समतल दर्पण कहलाता है। पुनः कांच के गोली प्लेट के किसी एक पृष्ठ को परावर्तक कर दिया जाए तो वह गोली दर्पण बन जाता है। गोली दर्पण में अगर अवतल की परिभाषा देना हो तो यदि किसी गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए, यदि किसी गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आगे अवतल दर्पण जो होता है बच्चों, अपने सम्मुख आने वाले प्रकाश की किरणों को, अपने सम्मुख आने वाले प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, एक किरणों को इकट्ठा करने के गुण के कारण। दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण। यदि गोली दर्पण के दबे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए, यानी धंसे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए और उभरा हुआ भाग परावर्तक हो तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो होता है आने वाली किरणों को परावर्तन के बाद फैला देता है। दर्पण की तरफ आने वाली किरणों को परावर्तन के बाद फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। रही बात दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको फिगर के द्वारा आप जानेंगे, बट अभी हम आपको स्पीच में थोड़ा थोड़ा समझा दें। जैसे कोई दर्पण है, उस दर्पण के बिल्कुल केंद्र में, उसके सेंटर में जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। अगर ध्रुव की परिभाषा पूछा जाए तो आप कहेंगे गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, लेकिन ये मध्य बिंदु परावर्तक पृष्ठ की तरफ का होना चाहिए। मध्य बिंदु परावर्तक पृष्ठ की तरफ से होना चाहिए। दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता, हमने बताया वॉलीबॉल, फुटबॉल या किसी भी गोलाकार पॉट से अगर टुकड़ा काटा जाए तो यही जिस खोखले गोले का भाग ये दर्पण बनता है, तो आप वक्रता केंद्र की परिभाषा देंगे कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे तीसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पुनः सुने, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथी हेडिंग आपकी है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, या इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। पुनः अगली हेडिंग आपकी है द्वारक। द्वारक क्या होता है दर्पण के संदर्भ में? तो आपको इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एपर्चर। तो द्वारक के लिए आप कहेंगे गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे है
फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक दर्पण में मिलेगी मुख्य अक्ष पर और एक दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होगी। तो आपको बता दें ये अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, वो होता है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। और उत्तल दर्पण में वो फैल जाती हैं, पीछे बढ़ाने पर जाके मिलती हैं, इसलिए उसे कहते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपको पुनः हम परिभाषा बता दें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। आगे है फोकस दूरी, ये 7वीं परिभाषा है। फोकस दूरी क्या होती है आपको बताया जाए। फोकल लेंथ इसकी अंग्रेजी है। तो फोकस दूरी के बारे में परिभाषा सुने। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ। आगे है फोकस तल, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ध्यान से सुने, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इस प्रकार आपको हमने 8 परिभाषा बताया फोकस से दर्पण से संबंधित। और थोड़ा सा और सुने, इस दर्पण से संबंधित एक शब्द आता है जिसे हम बिंब बोलते हैं। इसको वस्तु भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो बिंब या वस्तु या ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस बिंदु स्रोत से चलकर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है उसे बिंब या वस्तु कहते हैं। जिस बिंदु स्रोत से चलकर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है उसे वस्तु या बिंब कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे आपको बता दें प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब में के बाद प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे, वास्तविक और आभासी। यहीं तक बताने के बाद आपको यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और अगले डेट में आपको इसका नोट भेज देंगे। तो पहले आप सुने प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रतिबिंब की अंग्रेजी होती है इमेज, IMAGE, यानी प्रतिबिंब क्या होता है इसको सुने। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब रही बात प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसे सुन लें। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वहां वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर वास्तव में काटती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगला आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
आभासी रूप से जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात आभासी रूप से काटती हैं यानी पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। अब यही आपको स्टॉप करते हैं। शेष कल।